नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने पिछले भाग में आपको इससे पूर्व बता दिया था कि जो भूमंडलीकरण विश्व का बनने में अपने खान पान और भोजन आदि की जो विश्व व्यापार में वृद्धि हुई थी उसकी चर्चा हमने की थी। कितना परसेंट कहाँ पर क्या क्या चीज़ों के उत्पादन होता है उसकी चर्चा की थी। आगे इसमें हम देखते हैं तकनीकी की भूमिका क्या है। कृषि एवं उद्योग आदि के क्षेत्रों में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से तकनीक का नया योगदान रहा। जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। यह जानना भी आवश्यक है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ बच्चों। यह भी जानना आवश्यक है कि 19वीं शताब्दी में रेलवे, पानी के जहाज आदि यातायात के साधनों में भी तकनीक दृष्टि से हुए परिवर्तन बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। या पानी का जहाज क्यों ना हो, या रेलवे की लाइनें हो, रेलवे डिपार्टमेंट पूरा क्यों ना हो, उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। इसके साथ साथ टेलीग्राफ, रेफ्रिजरेशन अर्थात आपने देखा होगा फ्रिज आदि अनेक नवीन आविष्कार भी हुए। इन सब तकनीकी परिवर्तनों के बिना हम 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों की कल्पना नहीं कर सकते। यूरोप आदि के सामाजिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक कारकों का भी इस तकनीकी प्रगति में योगदान रहा। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी भूमिका रही। आगे देखते हैं यातायात, परिवहन, तकनीकी का खाद्यान्न उपलब्धता पर प्रभाव। यानी तकनीकी का प्रभाव जो है वो खाद्यान्न उपलब्धता कराने में भी क्या दिखाई देता है। देखते औपनिवेशीकरण और तकनीकी के कारण यातायात और परिवहन के क्षेत्रों में इस समय अनेक नवीन सुधार हुए। जब तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई तो बोगियों में भार में कमी लाई गई। पानी के जहाज़ों में आकार को पहले से अधिक बढ़ा गया, जिससे किसी भी उत्पादन को दूर स्थित देशों के बाजारों में कम लागत पर और अधिक सरलता से पहुंचाया जा सके। पहले क्या होता था, कम गाड़ियां होती थी, पहले यातायात के साधन कम होते थे, जिनके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को इधर से उधर नहीं पहुंचा सकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंदर नई जब आविष्कार हुए, रेलवे का आविष्कार हुआ, तो उसमें क्या हुआ, नई बोगियां बनाई गई, नई रेलगाड़ियां बनाई गई, जिनमें हम अपने सामान को तीव्र गति के माध्यम से पहुंचाने का काम करने लगे। मास उत्पादन एवं रेफ्रिजरेशन तकनीकी यानी क्या होता है, पहले क्या होता था बच्चों, मांस उत्पादन के व्यापार में भी तकनीक का विशेष योगदान रहा। 1870 ईस्वी के दशक तक अमेरिका से यूरोप के देशों में मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता। यानी 1870 तक जो देश थे उनके अंदर अमेरिका के से यूरोप के देशों में क्या है, मांस नहीं भेजा जाता था बच्चों। फिर क्या हुआ, उस समय यातायात के साधनों के माध्यम से केवल जिंदा जानवरों को यूरोप में भेजा जाता था, वहीं उसको काटा जाता था। परंतु समस्या यह भी थी, जिंदा जानवर पानी के जहाज में बहुत अधिक स्थान घेरते थे, साथ ही उनसे अनेक जानवर बीच रास्ते में ही मर जाते थे, बीमार हो जाते थे। अनेक जानवरों को तो वजन ही बहुत कम हो जाता था और खाने के लायक भी नहीं रहते थे। ये सारी समस्याएं होती थी। इन समस्याओं के कारण से मांस हार करने बहुत अधिक महंगा पड़ता था। जो खाने वाले लोग थे मांस, उसे उनको बहुत महंगा पड़ता था और यूरोप के गरीब लोग भी इसे खरीदने में सक्षम नहीं होते थे। मांस की अधिक क्या कहते हैं बच्चों, इसमें अधिक कीमतों के कारण मांस उत्पादकों का उत्पादनों और उनकी मांग भी कम हो गई थी। नई तकनीक के कारण इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। वह अब पानी के जहाज़ों में यानी फ्रीज आदि की व्यवस्था करके रेफ्रिजरेशन की तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा, इससे इन वस्तुओं को जल्द से जल्द खराब हो जाया करती थी। दूर की यात्राओं पर ले जाने में सुगमता हो गई। देखिए, आप भी जानते हैं बच्चों, आप सभी के घर में भी क्या है, फ्रिज आदि हैं जिनके अंदर हम अपनी सारी वस्तुओं को रखकर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं और काफ़ी समय तक उन्हें बचाया जा सकता है। यूरोप में मांसाहारों की उपलब्धता और वहाँ के जनजीवन पर इसका प्रभाव। रेफ्रिजरेशन की तकनीक के प्रयोग के उपरांत तो जानवरों की कटाई पहले ही की जाने लगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी अब जिंदे जानवरों के स्थान पर उनका मांस ही भेजा जाने लगा।
इसका परिणाम यह हुआ कि जानवरों की समुद्री जहाज पर भेजे जाने वाला खर्चे में कमी आ गई। साथ ही यूरोप के बाजारों में मांस के दाम भी कम हो गए। अब यूरोप में लोगों को पहले ही अधिक विविधतापूर्ण भोजन प्राप्त होने लगा, पर उनके भोजन में मात्र आलू और ब्रेड आदि ही थे। अधिकांश लोग इन भोजनों में मांस, मक्खन, अंडे भी उपलब्ध होने लगे। इसके परिणाम जैसे देशों की जीवन स्थिति में सुधार हुआ, वैसे वैसे यूरोपीय देशों में शांति स्थापित होने लगी। इसके साथ ही यूरोप के लोगों को द्वारा अब देश में अपने देशों में साम्राज्यवादी लक्ष्यों को भी समर्थन दिया जाने लगा। ये सारे काम बच्चों मांस आदि की तकनीकी के माध्यम से मांस को जब सुरक्षित पहुंचाने लगे, तो वहां के उनके खान पान भी यूरोपीय लोगों का अच्छा हो गया। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों की सुलभता, व्यापार में वृद्धि, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संसार के देशों से जुड़ना, तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति और इसके साथ ही लोगों के जीवन स्तर में पहले से बेहतर होना इन कारणों के प्रमुख थे। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका देशों का भी उपनिवेश विस्तार संभव हुआ, अर्थात यहाँ भी लोग एक दूसरे देश के साथ जुड़ने लगे। हमें नीचे शीर्षक में उपनिवेशवाद के विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का स्याह पक्ष उपनिवेशवाद रहा। यानी इन एक साथ जोड़ने का काम किसने करा बच्चों? उपनिवेशवाद ने। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोपीय देशों के व्यापार में विशेष रूप से वृद्धि हुई, उनके उत्पादन के बाजार का विस्तार हुआ आगे, परंतु यह केवल व्यापार और यूरोप के संबंधता का ही दौर सिद्ध नहीं हुआ, वरन इस प्रकार की प्रगति के कुछ गंभीर परिणाम भी हुए। उपनिवेशवाद के विस्तार इसी कारण दुर्भाग्यजनक और अमानवीय परिणाम भी था। कहते हैं कभी कभी सारी चीज़ें सही नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जो गलत भी हो जाती हैं। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता के फलस्वरूप उपनिवेशवाद देशों के द्वारा अनेक देशों की स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने जाने लगे। इससे क्या हुआ? एक दूसरा देश एक दूसरे को गुलामी करने लगा और उन्हें स्वतंत्रता उनकी छीनी जाने लगी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों यूरोप के देशों में सेनाओं का एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपों के क्षेत्रों में विजय हुई। उन्होंने वहां अपने उपनिवेश स्थापित करने का शुरू कर दिया। इसके परिणाम उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से अनेक प्रकार की कष्टदायी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई बच्चों। वहां के जनजीवन में अनेक गंभीर परिवर्तन भी देखने को मिले। और वो परिवर्तन इस प्रकार के हैं बच्चों, देखते हैं इसमें। यूरोपीय ताकतों के अफ्रीका उपनिवेशी कब्जों में 1885 ईस्वी से वर्लियन की बैठक। यदि हम अफ्रीका के मानचित्र को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वहाँ के देशों की सीमा तो बिल्कुल ही सीधी लकीर के समान है। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जो यूरोपीय शक्तियाँ अमेरिका पर कब्जा का प्रयास कर रही थी, उन्होंने अफ्रीका में अपने अपने क्षेत्रों को बांटने के लिए इस प्रकार के तरीकों को माध्य बनाया। 1985 ईस्वी में यूरोपीय शक्तिशाली देशों के बेल्जियम में एक बैठक हुई। इस बैठक में अफ्रीका के मानचित्र पर इस तरह की सीधी लकीर खींचकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका के उपनिवेशवादी ताकत बनना। 19वीं शताब्दी में बच्चों अंत में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशों के औपनिवेशिक क्षेत्रफल में बहुत अधिक वृद्धि कर ली। इसी समय बेल्जियम और जर्मनी भी नई उपनिवेशवादी शक्तियों का सामने आई। 1890 ईस्वी की दशा में अंतिम वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक उपनिवेशी शक्ति के रूप में सामने आ चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेन के अधीन रह चुके कुछ उपनिवेशकों को भी अपना कब्जा कर लिया था। उपनिवेशवाद शब्द बार बार आपको इसमें रिपीट हो रहा है। ये वो चीज़ है जो देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार संबंधित स्थापित करने का काम करता है, अपना उपनिवेश करने का काम करता है, अपना निवेश करने का काम करता है। मध्यम अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टेनली, ठीक है बच्चों, स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थे, वो रिसर्च किया करते थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्होंने कई साल पहले अफ्रीका लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के लिए अन्य यूरोपीय अमेरिका अन्वेषकों की भांति स्टेनरी के हथियारों की लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, युद्धों और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी,
अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों के अन्वेषण से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठी करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध भी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। इसका अगला चौथा भाग मैं आपको लेकर उपस्थित होऊंगा अगली वीडियो में। आप इसे पूरे वीडियो को यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।